से देते हैं, लेकिन आज गर्मी बता रही है, आप लोगों को जवाब बता रहे गर्मी काफ़ी है। आज हमारी जो है वो एग्ज़ाम के बाद पहली क्लास है। आई होप कि हमने यहाँ गर्मी में बैठ के, रमज़ानों में बैठ के, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को तो दो चीज़ें बर्दाश्त करनी थी, एक गर्मी और एक मुझे, और दोनों ही चीज़ बड़ी खतरनाक है। तो आप दोनों ने आपने हम दोनों को बर्दाश्त करते हुए जो क्विज अटेंड किया हुआ है, वो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसको अटेंड किया होगा। लेट्स होप आप सबके रिजल्ट बहुत अच्छे आए और इंशाल्लाह आप जो है वो क्वार्टर 4 में इसी तरह जो है वो हमारे साथ बने हैं। आज क्लास की स्ट्रेंथ थोड़ी कम लग रही है एज यूजुअल, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स काफ़ी फुल होते हैं। शायद एक वजह गर्मी की भी हो, और बाकी जो आ गई, क्योंकि आपको पता है टेंशन भी चल रहा है बॉर्डर के ऊपर, तो उस वजह से भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि क्लास होगी कि नहीं। क्लास तो ऑन स्केजुअल है। जो लोग आ गए उनको हम आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, और जो आज नहीं आ सके तो होगा ये कि अब अगली क्लास में वो आएंगे तो मे भी वो आज के क्लास का कंटेंट मिस करें। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में वो स्टूडेंट्स मिले अपने बराबर में बैठे हुए जो इस क्लास में नहीं है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, आपके भी जो है वो कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से रिवाइज हो जाए उनकी हेल्प करते रहते। ठीक है। और ड्यूरिंग दिस ब्रेक हमने काफ़ी कुछ सीखा। जैसे हमने क्विज अटेंड किया, और सबसे पहले तो मैं खास उन लोगों का भी बहुत थैंकफुल हूँ जो इस क्लास में स्टूडेंट लीडर की, तो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से मैं उनका बहुत जो है वो थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो इस गर्मी में, दोबारा गर्मी में जो है वो हमारी हेल्प की। काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला आ रहा था क्विज के दरमियान, कभी उनका लॉगिन नहीं हो रहा था, कोई कनेक्टिविटी का इशू था, और जो है वो किसी के पास तो मशीन भी नहीं थी, लैपटॉप नहीं था अपना। तो काफ़ी स्टूडेंट लीडर्स ने जो है वो अपना, या जो भी स्टूडेंट थे, जो भी वॉलंटियर्स थे, उन्होंने अपना लैपटॉप तक और हॉटस्पॉट तक जो है वो उन्हें प्रोवाइड किया, और जो है वो उनकी हेल्प की, ताकि उनका क्विज अच्छे से हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आज हमारी क्विज के बाद तो पहली क्लास है हमारी। आज जो है वो जिस तरह हमने कुछ लोगों को बॉर्डर के उस पार उनका जो आईना दिखाया, उसके बाद भी जो है वो हमारी आज पहली क्लास है। आपको रास्ते में आते हुए कई भारतीय फौजी तो नहीं दिखे? नहीं था, क्योंकि काफी घुस गए थे। कराची पोर्ट भी उन्होंने पकड़ लिया था, लाहौर भी उन्होंने फतह कर लिया था। आज सुबह संडे है, कहीं निहारी या हलवापुरी की दुकान पे भारतीय सेना तो नहीं मिली आपको? हो सकता है जो नहीं आए वो पकड़े गए हो भारतीय सेना के फौजियों की तरफ से। तो खैर ये सब तो चलता रहता है, बॉर्डर है तो ये सब तो रहेगा, और अल्लाह करे ये मजाक की बात है। खैर जिसके ऊपर बीतती है उस पर ही पता चलता है। जो हमारे फौजी दोनों सरहदों के पार हैं, उनकी बेचारे उन फैमिलीज के ऊपर क्या बीतती होगी जब ऐसी कोई न्यूज़ आती होगी, तो उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हम तो खैर जज्बे में, जुनून में और थोड़ी सी मजाक मस्ती में सोशल मीडिया पे शुगर लगाया हुआ है हमने, क्योंकि हर तरह से हम उनको डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन एक हकीकत तो यह है कि जो भी फौजी आर पार हैं दोनों सरहदों के, उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या बीतती होगी जब ऐसी कोई भी न्यूज़ आती होगी। तो अल्लाह करे दोनों इस मामले को बैठ के, दोनों मुल्क इस मामले को बैठ के सुकून से निपटा लें। खैर हम दुआई कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। शुरू से लेके अब तक, पहली क्लास से लेके, वेरिएबल से लेके जो आखिरी क्लास में हमने रिवीजन किया, वो हमारी एक प्रोग्रामिंग थी जिसको हम कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में नाम से ही पता चल रहा है वो प्रोग्रामिंग जिसमें आप फंक्शंस बना बना के काम करते हैं। आपने बहुत सारे फंक्शंस बनाए, कोई भी काम आपको करना होता है तो आप फंक्शंस बनाओगे। ठीक
ठीक है। जैसे आपने फंक्शन बनाया, किसी भी चीज़ का कोई भी काम आपको करना था, आपने फंक्शन बना दिया, चाहे वो कितना ही बेसिक 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन हो या कितना ही कॉम्प्लेक्स जो है वो एक लॉगिन ऑथेंटिकेशन का फंक्शन, ऑथराइजेशन का फंक्शन हो, ऐड टू कार्ड का फंक्शन, मुख्तलिफ आपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे, उसमें आपने फंक्शन बना बना के काम किए, ठीक है जी। अब जो हम पढ़ेंगे वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन प्रोग्रामिंग जो है वो आउटडेट हो गई है, अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो है वो लेना देना दोनों से ही है। दोनों जो है वो दुनिया में दोनों प्रोग्रामिंग्स पे, दोनों पैराडाइम्स पे काम होता है, तो हमें भी दोनों आनी चाहिए। एग्जैक्टली, नेक्स्ट जेएस में जब तक आप लोग अभी तक प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ऑफ कोर्स फंक्शनल प्रोग्राम कर रहे थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको ज्यादातर देखने मिलेगी पाइथन में, सी शार्प में, सी प्लस प्लस में। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सी शार्प वगैरह इस तरह की कोई लैंग्वेज पढ़ी है, उन्हें इस चीज का आइडिया होगा। फंक्शन प्रोग्रामिंग में फंक्शन बनाते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप क्लास बना बना के अपना काम करते हैं। बस पैराडाइम्स चेंज है, बाकी प्रोग्रामिंग जो है वो उसके कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोर्स चेंज है। तो आज सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे पहला जो एक हमारे पास टास्क है, जो एक सबसे पहला जो है वो हमारे पास एक काम है, जो फंक्शन प्रोग्रामिंग में सबसे पहला फंक्शन बनाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, टू गेट स्टार्टेड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सबसे पहली चीज जो आप बनाते हैं वो होती है क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सबसे पहली चीज हम देखेंगे वो देखेंगे क्लास, कि भाई ये क्लास क्या चीज है। आपने ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्वार्टर 1 में पढ़ी है, एंड मुझे पता है कि इस क्लास में काफ़ी वो लोग भी बैठे हैं जो नई नई इंडस्ट्री में आए और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी हैं। एक लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा जब भी क्लास का इंट्रोडक्शन होता है कि क्लास जो है ना वो एक अदर ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है। क्या होता है? ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट। तो क्लास जब भी आप बनाते, सबसे पहली चीज टू गेट स्टार्टेड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है क्लास। क्लास ब्लूप्रिंट होता है या टेम्पलेट होता है? अच्छा, इस ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट का क्या मतलब है? ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, आप ब्लूप्रिंट कह लें या टेम्पलेट कह लें, ये इंग्लिश के दो अल्फाज है। ऑफकोर्स इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है ब्लूप्रिंट का या टेम्पलेट का कि कोई ऐसा पैटर्न किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई ऐसा पैटर्न या गाइडेंस एक जगह तक पहुंचने या एक पर्टिकुलर चीज तक पहुंचने। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है? ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट का कोई ऐसी गाइडेंस या पैटर्न, आसान लफ्जों में ब्लूप्रिंट टेम्पलेट तो आपने हर दूसरे आर्टिकल में ये डेफिनेशन देखी होगी। इनका मतलब क्या है? ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट का क्या मतलब है? कोई भी गाइडेंस, गाइडेंस मतलब गाइड करना, या पैटर्न, किसी भी चीज का कोई पैटर्न अगर डिफाइन हो रहा हो ना, या गाइडेंस आपको अगर दी जा रही हो, तो वो होता है ब्लूप्रिंट। सपोज करें आपने मुझसे पूछा एग्जाम में क्या आएगा, तो मैंने आपको एक गाइडेंस बता दी। क्या कर दी? आपको गाइड कर दिया, आपको गाइडेंस दे दी, एक पैटर्न दे दिया, एक तरीका बता दिया, एक पाथ बता दिया कि भाई वहां तक पहुंचना कैसे। मैंने आपको, आपने मुझसे पूछा एग्जाम में क्या आएगा, मैंने कहा ये रिपोजिटरी होगी और यहां से, तो आप यहां से तैयारी कीजिएगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम की तैयारी करने का, एग्जाम अटेम्प्ट करने का एक पैटर्न बता दिया, गाइडेंस बता दी। जो भी चीज गाइडेंस हो रही हो ना, मैं कहूँ आपसे, आपने कहा मुझे XYZ जगह पे पहुंचना है, तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि यहां से चले जाना, यहां ट्रैफिक कम होगा,
ये सिर्फ एक प्लानिंग कहलाती है, प्लानिंग। आप एग्जाम की तैयारी करें तो एग्जाम को अटेम्प्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, कि मैंने ये पढ़ लिया, वेरिएबल्स पढ़ लिए, फंक्शन पढ़ लिए, लूप्स पढ़ लिए। ये सिर्फ एक गाइडेंस होती है। सपोज करें एक रेसिपी बुक है, उस रेसिपी बुक में गाइडेंस लिखी हुई है, ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है, टेम्पलेट लिखा हुआ है, एक पाथ लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर डिश बनेगी कैसे। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, और ब्लूप्रिंट का, या ब्लूप्रिंट कह लें, टेम्पलेट कह लें, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है पाथ गाइडेंस, कि भाई वो एक चीज तक, एक चीज के अंजाम तक आपने पहुंचना कैसे। जैसे रेसिपी बुक, उस रेसिपी बुक में सिर्फ गाइडेंस लिखी होती है कि एंड रिजल्ट आपको इस तरह आप स्टेप फॉलो करो तो बन जाएगा। जैसे रेसिपी बुक है, ठीक है, उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हो, लेफ्ट साइड पे उस फूड की जो है वो पिक्चर बनी हुई है, राइट साइड पे जो है वो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हो, तो वो एक गाइडेंस है। आप जैसे आप लोग एग्जाम अटेम्प्ट करते होंगे, मैंने एग्जाम्पल दिया, सपोज करें आपको जो है एक गाड़ी की फैक्ट्री लगानी है, तो गाड़ी तैयार करने की गाइडेंस आपके पास मौजूद है। आप कैसे गाड़ी तैयार करेंगे, आपको पहले से ही पता है कि उसके 4 टायर होंगे, एक स्टीयरिंग व्हील होगा, ट्रांसमिशन होगी, इंजन होगा, बोनट होगा, हेडलाइट होगी, बैकलाइट होगी। तो गाड़ी की फैक्ट्री अगर आपको लगानी तो ऑलरेडी आपके पास गाइडेंस मौजूद है कि गाड़ी मुझे इस तरह बनानी है, एंड रिजल्ट उसका उस तरह दिखेगा। हाँ, उसके फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं, वो पेट्रोल हो, वो ईवी हो, वो इलेक्ट्रिक मोटर हो, जो भी हो। अगर आपको एक लैपटॉप की फैक्ट्री लगानी तो आपको ऑलरेडी पता है कि लैपटॉप की फैक्ट्री में जो लैपटॉप एक एंड प्रोडक्ट है, उसकी गाइडेंस मेरे पास है कि हाँ उसमें कीबोर्ड होगा, उसमें न्यूमेरिक कीपैड होगा, उसमें स्क्रीन होगी, उसमें टच स्क्रीन होगी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, रैम। ये ऑलरेडी एक चीज आपके पास गाइडेंस है। और एक ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक नक्शा खींचना। और अगर मैं इसको और थोड़ा एलैबोरेट करूं और दूसरी अल्फाजों में हम डेफिनेशन समझें, तो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, नक्शा। एक ऑलरेडी नक्शा है आपके पास कि भाई रेसिपी बुक, ये नक्शा फॉलो करो तो रेसिपी बन जाएगी, खाना बन जाएगा। इस तरह एग्जाम की तैयारी करो, ये नक्शा खींचो अपने जहन में, तो एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो ये होती है सिंपल क्लास। क्लास, अब दूसरी चीज, ये तो होगी क्लास की डेफिनेशन। क्लास इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता, सही है। ये तो मैंने डेफिनेशन बताई ना, 2-3 एग्जांपल देंगे। क्लास इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता भाई। क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है, किसी भी चीज की गाइडेंस। क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अंजाम तक पहुंचने की गाइडेंस, आसान। और मैंने एक चीज अभी देखी, क्लास इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता, मतलब वो सिर्फ एक नक्शा है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताए, मैंने आपको जो एक नक्शा खींच के दिया कि भाई ये एग्जाम की तैयारी कर लो, क्या वो आपका एक्चुअल में एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं? गौर से सुनो, जब आप तैयारी कर रहे हैं भाई, बहुत से सब्जेक्ट्स के अलग अलग गाइडेंस होगी ना, गाइड बुक होती है, या मॉडल पेपर होता है, या 5 ईयर होती है। तो क्या वो 5 ईयर की जो आप तैयारी कर रहे हैं, क्या वो दर हकीकत में जो आपको एग्जाम अटेंड करना है, क्या वो है या नहीं है? नहीं है, वो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा है। एक गाइडेंस है कि यार एग्जाम का पैटर्न ये होता है, इसको फॉलो करो। वो सिर्फ एक एग्जाम में, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में 10 है, वो कहे 10 में से 7 कर लो, लॉन्ग में 3 है, 3 में से 1 करना है, एमसीक्यूज 20 है, 20 में से 20 करना। ये सिर्फ एक गाइडेंस है पेपर अटेंड करने की। दर हकीकत में वो आपका एक्चुअल एग्जाम नहीं है जो आप बैठ के अटेंड करेंगे। जैसे रेसिपी बुक है, रेसिपी बुक में लेफ्ट साइड पे जो है वो एक्चुअल फूड की पिक्चर होती है। क्या वो फूड की पिक्चर एक्चुअल में क्या वो खाना है जो आप खा सकते हैं? सिर्फ उस पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं, है कि नहीं है भाई? स्मॉल से सुनो, रेसिपी बुक है, उसमें उसकी तस्वीर बनी हुई है, जैसे निहारी भाई ऐसी दिखती है। क्या वो निहारी की तस्वीर एक्चुअल में खाना है कि नहीं है? नहीं है। तो दर हकीकत क्लास या ब्लूप्रिंट या किसी भी चीज की गाइडेंस जो है वो सिर्फ एक
एंड रिजल्ट, अंजाम तक पहुंचने का नक्शा होता है। जो आप एंड रिजल्ट पहुंचेंगे ना, असल चीज वो होती है। और वो चीज चलो वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। तो क्लास होता है ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट, और ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट का मतलब होता है किसी भी चीज की आप पैटर्न कह लें, गाइडेंस कह लें, नक्शा कह लें, जो भी कह लें। तो ये सिंपल एक ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट को हमने डिस्कस किया। और ऑफकोर्स जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे, इट मींस हम क्लास को डिस्कस कर रहे थे। और क्लास दर हकीकत में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक गाइडेंस होता है, एक ब्लूप्रिंट है ना भाई। ब्लूप्रिंट दर हकीकत में कुछ भी नहीं। आपने एक बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग का सबसे पहले हम नक्शा खींचेंगे कि यार ये वेस्ट ओपन होगा, ये ईस्ट ओपन होगा, इसकी एग्जिट क्या होगी, एंट्रेंस वहां होगी, इमरजेंसी एग्जिट वहां होगी। वो सिर्फ आपने नक्शा खींचा। क्या दर हकीकत में जो आपने पेन पेपर पे नक्शा खींचा, क्या दर हकीकत में वाकई में वो एक बिल्डिंग है? यस और नो? नो। आपने क्वार्टर 2 में हैकाथॉन बनाया। हैकाथॉन के सबसे पहले दिन आपको ये टास्क दिया गया कि भाई जो आपने सोचना है ना अपने दिमाग में ई-कॉमर्स एप्लीकेशन का, सबसे पहले उसको पेन और पेपर पे नोट डाउन करो। तो क्या वो नोट डाउन करना दर हकीकत में एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बन रही थी? नहीं बन रही थी। तो वो सिर्फ आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया कि हाँ भाई मेरा एक एंड रिजल्ट जो है वैसा नहीं है। तो वो आपने सिर्फ नक्शा खींचा। आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं ना, चाहे वो शॉपिंग भी करनी हो, या आज सुबह उठे तो पूरे दिन की आपने प्लानिंग की हो कि भाई सुबह उठना, नाश्ता करना है, गवर्नर हाउस जाना है, शाम को ये 2-4 काम निपटाने, फिर सो के सुबह ऑफिस जाना। ये सिर्फ आपने सुबह सुबह अपने दिमाग में नक्शा खींचा के पूरे दिन में करना के एक पैटर्न बनाया, बस। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट का मतलब गाइडेंस होती है किसी भी चीज के करने की। ठीक है, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? पक्की बात है? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं। अब क्लास का सिंटैक्स क्या होता है? अब हम आते हैं, थ्योरी हमने देख ली, अब हम कहां पे आते हैं? सिंटैक्स के ऊपर, कोडिंग के ऊपर। सबसे पहले कीवर्ड होता है क्लास के नाम पर। आपने सिंपली एक कीवर्ड लिखा क्लास। क्लास आप जो भी डिक्लेयर करेंगे ये लाजमी है, मतलब कोई पाइथन की तरफ से नहीं है ना, शायद कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। सपोज करें मैंने एक क्लास बनाई लाइब्रेरी की। अब मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन दूं, क्योंकि आपने हर दूसरे ट्यूटोरियल में कार की एग्जांपल देखी होगी, मैनेजर एम्प्लॉय की एग्जांपल देखी होगी। हम कोशिश करते हैं एक छोटी मोटी जो है वो रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन। मैंने एक कीवर्ड लिखा क्लास, और क्लास का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। इसके बाद राउंड ब्रैकेट और ये कॉलन। कॉलन का मतलब जब आप जावास्क्रिप्ट में कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं या टाइपस्क्रिप्ट में, पाइथन में आप वहां कॉलन लगाते, और इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना। ये मेरी एक लाइब्रेरी नाम की क्लास डिक्लेयर हो गई। ठीक है, सिंपल। क्लास लाइब्रेरी, पहला लेटर कैपिटल, राउंड ब्रैकेट्स और कॉलन, मेरी यहाँ पे क्लास डिक्लेयर होगा। इसके बाद जब आप क्लास डिक्लेयर करते हैं तो आप एक मैंडेटरी फंक्शन, लाजमी फंक्शन एक डिक्लेयर करते हैं। ये हर क्लास में आप डिक्लेयर करेंगे, नहीं छोड़ा जा सकता इसे। और वो क्या फंक्शन है? डेफ। डेफ का मतलब फंक्शन, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर राउंड। क्या किया मैंने यहाँ पे? डेफ, 2 अंडरस्कोर लगेंगे, एक नहीं लगेगा, 2 अंडरस्कोर लगेंगे, ये पहला और ये दूसरा। और इस फंक्शन का नाम होगा इनिट। इनिट का मतलब इनिशियलाइज। जब आपने इनिट लिख लिया, दोबारा 2 अंडरस्कोर लगाएंगे, यानी इनिट के पहले भी 2 अंडरस्कोर, बाद में भी 2 अंडरस्कोर, राउंड ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस, कॉलन, और ये बन गया मेरा एक स्पेशल फंक्शन। ये हर क्लास में होता है। सिंटैक्स है इसकी, सिंपली ये पाइथन का सिंटैक्स है, तो आपने 2 अंडरस्कोर लगाने। ये डंडर मेथड्स कहलाते हैं, स्पेशल मेथड्स जो होते हैं ना, ये पाइथन में कहलाते हैं। बहुत सारे आपके पास डंडर मेथड्स हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 बार डबल अंडरस्कोर लगाऊं
तो देखिए यहाँ पे मेरे पास इंटेलिजेंस में कितनी सारी चीजें आ गई, इनेट, कॉल, डेल, एट्रीब्यूट, डायरेक्टरी, इक्वेशन या इक्विवेलेंट होगा ना, इक्वल, फॉर्मेट, गेट एट्रीब्यूट, इतने सारे मेरे पास ये मेथड्स मौजूद हैं। सबके अपने अपने मकसद है। हम सबसे पहले देखेंगे इनेट को। सबसे पहला इसमें जो सबसे पहला इसमें एक पैरामीटर आएगा वो आएगा सेल्फ। अच्छा ये है क्या चीज, मैंने आपसे क्या कहा कि ये हर क्लास में मैंडेटरी लाजमी तौर के ऊपर डिक्लेयर होगा। क्यों? वो इसलिए ये फंक्शन आपका कहलाता है कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और ये हर क्लास में बनेगा। और ये कंस्ट्रक्टर है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। इसका पहला जो पैरामीटर होगा वो होगा सेल्फ का। अभी बस इसके बाद में एक और पैरामीटर डिक्लेयर करता हूं, नेम। इसके बाद में लिखा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें। अब ये क्या मेथड है भाई? डेफ ये एक कंस्ट्रक्टर है और सेल्फ भाई जब कभी भी, ये जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में भी था और अभी ये पाइथन में भी है, जब कभी भी आप क्लास के अंदर मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं, मेथड्स का मतलब फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, भाई डेफ है ना तो ये एक फंक्शन है। जब कभी भी आप क्लास के अंदर फंक्शंस को या मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं तो ये लाजमी है कि आप पहला जो पैरामीटर है वो सेल्फ लिखें। क्या लिखें? पहला पैरामीटर जो सेल्फ लिखें। अच्छा पहला पैरामीटर जो है ना, ये इसका क्या मकसद है हम आगे चल के जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब देखेंगे। इसका जरूरी नहीं है इसका जो नाम हो वो सेल्फ हो। ये कहीं कहीं आप सेल्फ देखेंगे, कहीं कहीं ये दिस भी हो सकता है, जैसे जावा टाइपस्क्रिप्ट में ये दिस होता था, और कहीं कहीं ये CLS भी हो सकता है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश ये लाजमी है कि आप क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे ना, अभी तो हमने सबसे पहला डिक्लेयर किया और वो मैंडेटरी है, हम आगे अपने भी कर सकते हैं 10, 50, 100। अगर 100 फंक्शंस भी है ना तो 100 फंक्शंस का पहला जो पैरामीटर होगा वो सेल्फ होगा। अब वो सेल्फ भी हो सकता है, वो CLS भी हो सकता है, वो दिस भी हो सकता है। ज्यादातर आपको सेल्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी सेल्फ का क्या मकसद है हम आगे चल के देखेंगे। फिर आपने आपके जो एट्रीब्यूट्स डिक्लेरेशन शुरू वो यहां से बढ़ेगी। अच्छा ये क्या काम है? आपके अपने एट्रीब्यूट्स। जब कभी भी आप फंक्शन डिक्लेयर करते थे तो आपके पास एक सलाहियत थी कि आप फंक्शन में पैरामीटर्स को डिफाइन करते थे। क्या करते थे? फंक्शन में पैरामीटर्स को डिफाइन करते थे। तो आपके पास ये फंक्शनैलिटी, ये सलाहियत क्लासेस में भी है कि आप अपने पैरामीटर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। मकसद यहाँ पे वही है जो क्लास फंक्शंस में था कि भाई पैरामीटर डिक्लेयर करो, आर्ग्यूमेंट लो ताकि वो डायनेमिक बन जाए, ठीक है, ताकि वो क्या हो? डायनेमिक बन जाए, हर यूजर अपने तरीके से उसको यूज कर सके। अब यहां पे मैंने क्या किया, एक इस लाइन को अभी छोड़ दिया। सेल्फ सबसे पहले डिक्लेयर होगा लाजमी तौर पे, फिर उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर्स होंगे वो मेरे अपने खुद के होंगे। मैंने यहाँ पे नेम डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे मैंने नेम डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। अच्छा ये मैंने क्या किया, इसको एक सेकंड, इस लाइन में किसी का कोई सवाल है? यस और नो? ठीक है जी, हैंड रेस करके बोले कौन करे जी। बिल्कुल लगा सकते हैं आप, फंक्शन में जितने भी पैरामीटर लगा सकते थे, आपकी मर्जी, आप यहां पे जितने भी पैरामीटर लगा। अब यहां पे मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। सेल्फ अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सेल्फ को। सेल्फ जो है वो रेफर करता है आपके क्लास एट्रीब्यूट्स को। अच्छा ये जो आप पैरामीटर्स डिक्लेयर कर रहे हैं ना, इसको आप क्लास एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं या क्लास
वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इनको क्या कह सकते हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स या क्लास वेरिएबल्स। ये वोकैबुलरी पता होना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना भाई। ये क्विज में भी पूछा जा सकता है, ये इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है, तो वोकैबुलरी पता होना बड़ी जरूरी है। सेल्फ डॉट नेम को हम अभी डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सेल्फ को। देखिए ये सेल्फ ऐसे ही हमने डिक्लेयर नहीं किया, ऐसी बात है, इसका कुछ ना कुछ मकसद जरूर है, तभी हमने जो है वो यहाँ पे सेल्फ को डिक्लेयर किया। और मैंने एक सेंटेंस और कहा कि सेल्फ का मतलब होता है, और सेल्फ कब कब डिक्लेयर होता है, जब कभी भी आप क्लास एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर, क्लास मेथड्स को डिक्लेयर करेंगे ना, या फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे जो क्लास में हो, तो सबसे पहला जो कीवर्ड होगा वो सेल्फ का होगा, या सबसे पहला जो पैरामीटर होगा वो सेल्फ का होगा। सेल्फ रेफर करता है अपने क्लास वेरिएबल्स को। किसको रेफर करता है? क्लास वेरिएबल्स को। सेल्फ का यहां पे एक मकसद है, अभी सिर्फ मैं थोड़ी सी 25-30% डेफिनेशन बताऊंगा, आगे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सेल्फ और अच्छे से समझ में आएगा। सेल्फ सबसे पहले कीवर्ड है, और सेल्फ रेफर करता है अपने क्लास वेरिएबल्स को। किसको रेफर करता है? अपने क्लास वेरिएबल्स को। और यहां पे जो मैंने नेम लिखा है ना, ये मेरा अपना क्रिएट किया हुआ नेम है, ये मेरा अपना क्रिएट किया हुआ नेम है। इसी तरह अगर मैं मल्टीपल वेरिएबल्स को यहाँ पे या क्लास एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे डिक्लेयर करूं, मैंने लिखा नेम, अब लाइब्रेरी का नेम हो सकता है, लाइब्रेरी का लोकेशन भी हो सकती है, तो इसको मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा? मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट लोकेशन इज इक्वल्स टू लोकेशन। अब एक चीज गौर से सुने एक चीज, अब यहां पे सेल्फ को थोड़ा समझे। मैंने क्या कहा? सेल्फ किसको रेफर कर रहा है? क्लास के एट्रीब्यूट्स को। किसको रेफरेंस कर रहा है? क्लास को। सपोज, अच्छा मैं नाम इसका शायद थोड़ा चेंज करता हूं ताकि आपको समझ आए। मैंने लिख दिया लाइब्रेरी नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइब्रेरी लोकेशन। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ये दोनों सेम होना जरूरी है, इसलिए मैंने इनका नाम अलग अलग भी कर दिया ताकि आपको डिफरेंस पता चले। इसका नाम क्या है? लाइब्रेरी नेम। भाई वेरिएबल का नाम अलग है ना, लिब अंडरस्कोर नेम है, उसका नाम सिर्फ नेम है, और इसका नाम भी सिर्फ नेम है। तो ये कंस्ट्रक्टर में डिफाइन हुए वेरिएबल्स और ये वाले वेरिएबल्स सेम होना जरूरी है। अहमद भाई आप इसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले आज हमने देखा क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास हमारे पास एक तरह का सर्विस, इस तरह से बताया कि ब्लूप्रिंट है या फिर एक स्ट्रक्चर है। लेट्स सपोज आप कोई, मैं वही आपको रखी हुई सी पुरानी एग्जाम्पल देता हूँ बिल्डिंग की। आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। अब आप जब एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उससे पहले आपका नक्शा होना जरूरी है। तो जो नक्शा है वो है क्लास, ठीक है। आपके पास अब लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बना रहे हैं लाइब्रेरी। अब हमें चाहिए लाइब्रेरी का नक्शा, ठीक है। अब लाइब्रेरी की एंट्री करने के लिए और उसका नक्शा बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? नेम, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? लोकेशन। वैसे तो मजीद और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं हमारे पास, लेकिन अभी हमने चीजों को लिमिटेड रखते हुए सिर्फ दो चीजें दी, नेम और लोकेशन। तो जब हम यहाँ पर पाइथन के अंदर आए, हमने देखा कि सबसे पहले क्लास का कीवर्ड यूज किया, उसके बाद हमने लाइब्रेरी, जो भी हमारी क्लास का नाम है हम वो लिख देंगे।
और उसके बाद ये पैरेंथेसिस और आपका ये क्या कहते हैं कॉलन। अब फिर उसके बाद हमने क्या किया, इंडेंट किया और एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन क्या है, डैश डैश इनिट। अब डैश डैश इनिट क्या है, जब हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे तो वहां पर एक चीज होती थी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये सेम वही कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी आपकी क्लास कॉल होती है, कॉल होना हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि जब भी आपकी क्लास को बुलाया जाएगा, जब भी आपकी क्लास को कॉल किया जाएगा, तो सबसे पहले जो चीज चलती है वो चलता है कंस्ट्रक्टर। अगर आपने डिफाइन कर दिया, जैसे कि हमने यहां पर डिफाइन किया है, तो ये चलेगा। लेकिन अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ कंस्ट्रक्टर ऐड हो जाता है, जिसमें कोई इंप्लीमेंटेशन इस तरह की नहीं होती। लेकिन इस सूरत के अंदर जब भी हम उसे डिफाइन कर देंगे तो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो हमने डिफाइन किया है। यहां तक बात समझ आ गई? कितने लोगों को समझ आ गई? सही है, अच्छा, शायद गर्मी ज्यादा है इसलिए है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया। हमें ये बात समझ आ गई कि जब भी क्लास कॉल होगी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सबसे पहले जो चीज चलेगी वो होगी कंस्ट्रक्टर। अब हमने जब इसे डिफाइन किया तो फर्स्ट पैरामीटर, जैसे कि सर ने बताया है कि किसी भी क्लास के मेथड का, जब भी हम क्लास की सूरत में बात करेंगे मेथड की, तो वो एक फंक्शन की बात कर रहे होंगे, लेकिन वो फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन हुआ होगा। जब भी कोई भी फंक्शन, हम जो ऑर्डिनरी फंक्शन पाइथन के अंदर बनाते हैं, जब भी वो किसी क्लास के अंदर डिफाइन हुआ होगा तो उसे हम कहेंगे मेथड। और जब भी कोई वेरिएबल क्लास के अंदर डिफाइन हुआ होगा हम उसे कहेंगे एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज होगा। आप सेम नाम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ऊप पढ़ रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा स्विच हो जाता है नाम, जैसे कि यहाँ पर है। अब इसको आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, क्लास वेरिएबल भी कह सकते हैं। अब फंक्शंस को आप मेथड्स भी कह सकते हैं और क्लास फंक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो फर्स्ट पैरामीटर सबसे पहले हमारे पास आया वो सेल्फ का है। ये बाय डिफॉल्ट होगा, आपकी हर क्लास के अंदर आप कोई भी मेथड बनाएंगे उसके अंदर सेल्फ का आपके पास कीवर्ड होगा। सेल्फ भी हो सकता है, कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन आपके पास एक पैरामीटर होगा जो क्लास के लिए रिजर्व रहेगा। हमेशा हमेशा क्लास के लिए रिजर्व रहेगा। फर्स्ट पैरामीटर को छोड़ के उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं आप उसके अंदर अपनी वैल्यूज देंगे। तो ये आपका हो गया रिजर्व, क्या हो गया, रिजर्व पैरामीटर, जो कि हमेशा क्लास को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब क्लास को किस तरह पॉइंट करेगा जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए क्लास को पॉइंट कर रहा है जो रिजर्व है। इसकी फर्स्ट जगह जो है वो रिजर्व है। उसके बाद हमें अपने पैरामीटर्स चाहिए थे। जिस तरह हम क्लास जब कॉल करते थे तो उसके अंदर पैरामीटर्स लेते थे, उसी तरह से हमने यहाँ पर दो पैरामीटर्स ले लिए, नेम और लोकेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो सेल्फ का पैरामीटर लिया था जो कि फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा मेथड के अंदर रिजर्व होगा, हमने उसे कॉल किया, हमने उसे बुलाया और हमने कहा कि एक क्लास वेरिएबल बना दो, सेल्फ डॉट समथिंग। जो भी करेंगे वो क्लास को पॉइंट करेगा। तो हमने यहाँ पर सेल्फ डॉट लिप नेम रखा। तो उसने क्या किया, इस क्लास के अंदर लाइब्रेरी की जो क्लास है उसके अंदर वर्चुअली आपका एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम रखा लिप नेम। ठीक है, यहां तक आपका क्या किया उसने, उस क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम रखा लिप नेम। अब जब वेरिएबल बना दिया है तो उसके अंदर कोई वैल्यू भी तो देनी है ना, कोई वैल्यू भी तो पास करनी है। जब भी हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आकर उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं। तो जो हमें वैल्यू पास करनी थी वो हमने एज अ पैरामीटर ऑलरेडी ली हुई थी, क्योंकि हमारे पास था नेम। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नेम लिख दिया। तो क्योंकि हमें पता है कि असाइनिंग ये बहुत एक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट से लेफ्ट पे डेटा जो है वो फ्लो होता है जब भी इक्वल्स टू होता है। तो हमारा जो नेम था जो हमने ऊपर पैरामीटर के अंदर लिया था वो यहाँ से यहाँ पर चला गया, कहाँ, क्लास के वेरिएबल के अंदर।
ठीक है। और इसी तरह एक और हमने सेल्फ डॉट लिव लोकेशन किया। अब जब दोबारा हमने सेल्फ डॉट लिव लोकेशन किया तो उसमें क्या हुआ, क्लास में एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, क्लास में एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसका नाम हो गया लिव लोकेशन, और उसके अंदर वैल्यू कौन सी चली गई, जो कि आपके पास पैरामीटर के अंदर से आ रही है, जो कि हमने यहां पर दे दी। जी कोई क्वेश्चन? सॉरी, अच्छा जी, तो अभी आपने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इसमें अब आप इन्हें वेरिएबल्स कह लें, क्लास एट्रीब्यूट्स कह लें, सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी में आप इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है, ये क्लास पैरामीटर्स कहते हैं। अब हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। क्लास की हमने अभी इतनी थ्योरी देखी कि भाई क्लास ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट होता है, फिर हमने देखा टेम्पलेट क्या होता है, और फिर हमने क्लास को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके भी देखा। टेम्पलेट वाला अभी तो बताया, चलिए आगे बता, अभी आएगी वो चीज। अब मुझे बात बताए, जो मैंने एक सेंटेंस कहा था कि क्लास दर हकीकत खुद से कुछ भी नहीं होती, सिर्फ एक टेम्पलेट होता है, सिर्फ एक नक्शा डायरेक्शन होती है, ये उसकी मिसाल आपको मैंने कोड करके भी दिखा दी। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या इस सिर्फ और सिर्फ इस अकेली क्लास को यूज करके ये क्लास क्रिएट हो गई 4-5 लाइनों में, क्या ये क्लास इटसेल्फ खुद से कुछ कर सकती है? यस और नो? नो। आप लोगों ने कहा नो। अब ये क्लास खुद से कुछ नहीं कर सकती जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सही है। क्लास खुद से कुछ नहीं कर सकती जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? इस दुनिया में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? इस दुनिया में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। जैसे वो रेसिपी बुक थी जिसमें सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे और जिसमें सिर्फ वो एक फूड आइटम की फोटो बनी हुई थी, वो एक क्लास थी, दर हकीकत कुछ भी नहीं था। आपने क्या किया, वो जो रेसिपी थी ना, इतने टीस्पून ये डालो, टेबल स्पून वो डालो, जो भी था, आपने उस क्लास का नक्शा, टेम्पलेट, पैटर्न फॉलो किया और एक खाना, एक डिश तैयार की। अब वो डिश तैयार हो चुकी है। क्या कहा मैंने? तैयार हो चुकी है। और इस दुनिया में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, यानी वो जो डिश है ना, वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट कहलाएगी। इस दुनिया में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। आप और मैं एक ऑब्जेक्ट है। ये माइक, ये स्पीकर, ये लैपटॉप, ये हर पानी की बॉटल, हर चीज, मोबाइल फोन, एसी, जो भी है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आपने अक्सर, चलिए अभी मैं आपको कंसोल करके भी दिखाता हूं। एडमिन से है कोई यहाँ पे? अब्दुल्ला भाई या सरगाम भाई? अब्दुल्ला भाई, आवाज बहुत इको कर रही है यहाँ पे, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही है और कट भी रही है थोड़ी। फोकस यहाँ, ठीक है। वो सिर्फ एक क्लास थी। अब जब आपने उस क्लास हो जाए वो पूरी, अब होगा क्या? और रेसिपी बुक थी, क्या किए? स्टेप्स फॉलो किए और एक डिश तैयार की और उसको प्लेट में निकाला। वो जो प्लेट में निकालना, अब वो दर हकीकत में एक खाने के काबिल चीज है। ऐसा ही है? यस और नो? यस सर। ठीक है। वो डिश जो आपने प्लेट में निकाली, अब दर हकीकत वो खाने की जो भी चीज आपके काम की है, जैसे भाई ये लैपटॉप है, मैं इसको टच कर सकता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ, कोई भी चीज आपके काम आए ना, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। कोई भी चीज, जैसे अब ये क्लास है, इस क्लास का मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूंगा? ठीक है। लेकिन अब जो है वो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। क्लास से क्रिएट होता है एक ऑब्जेक्ट। जैसे रेसिपी बुक के स्टेप्स को फॉलो करके आपने एक डिश बनाई और उसको प्लेट में निकाला, वो एक ऑब्जेक्ट है।
आपने गाड़ी की एक फैक्ट्री लगाई, उसका सिर्फ नक्शा खींचा कि गाड़ी ऐसी ऐसी होगी। फिर जो आप मैन्युफैक्चरिंग करके जो एक एंड प्रोडक्ट तैयार करेंगे ना, किसी भी चीज को, किसी भी पैटर्न या टेम्पलेट को फॉलो करके जो आप एक एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं ना, या मैं कहता क्लास ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट एक नक्शा होता है किस चीज का, एंड रिजल्ट तक पहुंचने का। किस चीज का, एंड रिजल्ट तक पहुंचने का। तो वो जो एंड रिजल्ट जब कामयाब होता है तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है। चाहे वो आपने बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा खींचा हो और वो बिल्डिंग फिर बन गई, वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह आपने रेसिपी बुक को फॉलो किया, खाना तैयार हो गया, क्लास को फॉलो करके जो एंड रिजल्ट आपने प्रोड्यूस किया वो एक ऑब्जेक्ट है। तो जो एंड रिजल्ट निकलता है भाई वो एक ऑब्जेक्ट होता है। यहां अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी, इसका नाम मैंने लाइब्रेरी रख दिया और यहां मैंने लाइब्रेरी की क्लास को कॉल किया। जैसे आप फंक्शन कॉल करते थे, फंक्शन का नाम लिख के राउंड ब्रैकेट जब आप लगाते थे तो क्या होता था, फंक्शन कॉल होता था। इसी तरह फंक्शन की तरह एक क्लास भी कॉल होती है। क्या होता है, फंक्शन की तरह क्लास भी कॉल होती है। अब मैं क्या करता हूं, इस क्लास को चलाता हूं, मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट लाइब्रेरी। इस तरह से मैंने लाइब्रेरी का एक वेरिएबल बनाया और लाइब्रेरी की क्लास जो मैंने यहां ऊपर बनाई थी इसको मैंने कॉल किया। अब जब मैंने कॉल किया, एक वेरिएबल में रखवाया, हम फंक्शंस में ये करते ही थे, बस फंक्शन कॉलिंग की जगह यहाँ क्लास कॉल हो रही है और यहाँ पे अब मैंने प्रिंट लगा दिया। अब देखते हैं इसका रिजल्ट टर्मिनल में क्या होता है। मैं लिखा पाइथन मेन .py। अब यहां पे एक एरर आ गया। वो एरर क्या है, टाइप एरर, लाइब्रेरी __ init मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। इस जगह पे दो बातें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। क्या, मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। आप फंक्शन डिक्लेयर करते थे आज से पहले, आपने उसमें पैरामीटर्स लगाए, फंक्शन को आपने ऐसे ही कॉल कर दिया। अब फंक्शन को जब पैरामीटर्स लगा के जब ऐसे ही कॉल कर दिया तो वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का आपको एरर देता था कि भाई ऊपर पैरामीटर्स तो लिखे, नीचे आर्ग्यूमेंट्स भी तो दो। वो यही करता था। अब यहां पे भी यही काम होगा। मैंने आपको क्या कहा था कि भाई ये चीजें क्या कहलाती हैं। अच्छा, नाम क्या देगा, वो देखे कॉर्नर में, नेम एंड लोकेशन। नेम एंड लोकेशन क्या कह रहा है ये, नेम एंड लोकेशन। नेम और लोकेशन मेरे प्रोग्राम में कहां पर, मैं यहां अपने कोड में आया, ये रहा नेम, ये रहा लोकेशन। ये इन दोनों को रेफरेंस करते हुए कह रहे हैं कि आपने इसकी वैल्यू तो बताई नहीं, यानी पोजिशनल आर्गुमेंट्स तो दिए ही नहीं। अब क्यों, जैसा मैंने आपको कहा ना कि ये चीजें क्या कहलाती है, क्लास वेरिएबल्स या क्लास एट्रीब्यूट्स, या जो हम ट्रेडिशनली एक वोकैबुलरी में इस्तेमाल करते थे पैरामीटर्स। ये आपके तरीका है क्लास के अंदर पैरामीटर्स को डिक्लेयर करने का। जैसे आप फंक्शन में पैरामीटर्स डिक्लेयर करते थे, क्लास में पैरामीटर्स आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। कहां डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। इस तरह से कंस्ट्रक्टर फंक्शन सबसे पहला सेल्फ अपनी जगह पे रहेगा, नेम एंड लोकेशन। अच्छा, एक चीज आपने और गौर की, इसने क्या किया, मिसिंग 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स। हालांकि यहां तो सेल्फ भी है, ये सेल्फ अपने लिए रखता है। क्या, सेल्फ अपने लिए रखते हैं। मैंने जो डिक्लेयर किया ना, जो मेरे पैरामीटर्स है वो सेल्फ के बाद से शुरू होंगे, नेम लोकेशन और आगे जितने भी, ठीक है, ये यहां से शुरू होगा। इस तरह इसको फिर डिक्लेयर, जितने भी आप क्लास वेरिएबल्स ऊपर कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करेंगे, यहां ये इस तरह से डिफाइन होंगे।
सबसे पहली चीज़ इसलिए इसने एरर दे दिया। मैंने लाइब्रेरी का नाम रख दिया लाइब्रेरी, लोकेशन मैंने उसकी रख दी कराची, सिंपल। अच्छा, अब एक और चीज़, अच्छा यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? तो फिर हम एक और चीज़ को डिस्कस करें। किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ो। थोड़ा जोर से नहीं, नहीं आवाज कहाँ कैपिटल? नहीं, ये लाइब्रेरी तो मेरा खुद का डिक्लेयर किया वो वेरिएबल। मैंने यहाँ पे मैं लिख दूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल माय लाइब्रेरी। ये तो मेरा डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल है जिसमें मैंने अपनी क्लास को स्टोर किया, यहाँ पे मैंने प्रिंट लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने दो आर्गुमेंट्स भी डिफाइन कर दिए। तो जैसे आप फंक्शन में पैरामीटर्स डिक्लेयर करते थे और जब फंक्शन कॉल करते थे तो आर्गुमेंट्स देते थे, यहाँ भी सेम वही चीज हो रही है जी। क्या ऊपर जो ये एक क्लास है और से भी बाहर आ गया। पाइथन में सारा गेम इंडेंटेशन का है। एग्जैक्टली विद इन द क्लास कॉल नहीं होगी, वो क्लास के अंदर है। पाइथन में सारा जो गेम है वो इंडेंटेशन का है। जावास्क्रिप्ट में तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट से तो पता चल जाता था चीजें कहां से शुरू हो रही कहां से। जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट हम आगे यहीं पे मूव कर रहे हैं। एक जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसका एक सवाल भी आ गया कि भाई आपने यहाँ पे इनिट के फंक्शन में दो पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं। क्या किए? इनिट के फंक्शन में दो पैरामीटर्स डिफाइन किए, लेकिन जब इन पैरामीटर्स को वैल्यू देने की बारी आई तो लाइब्रेरी की क्लास को मैं जहां कॉल कर रहा हूं वहां पे इनको वैल्यूज दे दी। हालांकि जब यह क्लास को डिक्लेयर कर रहा था तो ऊपर कुछ भी नहीं था। ये क्या माज रहा है? यही सवाल था ना सर आपका? बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा लॉजिकल सवाल पूछा है। अब यहाँ पे अच्छा यहाँ तक अब एट्रीब्यूट्स और इनका आर्गुमेंट्स, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो हम आगे बढ़े। किसी का कोई सवाल है? यस और नो? नो सर, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल भी नहीं करते हम। बिल्कुल, अब हम उसी पे आ रहे हैं। जो आप उनका सवाल था वही आपका सवाल है। इनका भी मैं सवाल बता देता हूं सबको। आपके सवाल के बाद इनका एक सवाल है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल क्यों नहीं करे। अब आते हैं हम अपनी, जब मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया था तो इसने मुझे एरर को कुछ यूज दिया था कि लाइब्रेरी डॉट अंडरस्कोर इनिट। आपका जो सवाल था ये डॉट अंडरस्कोर इनिट को वही रेफरेंस दे रहे हैं जो यहाँ पे इसी इनिट को ये रेफरेंस दे रहा है। क्या कर रहा है? ये जो इनिट का इसने यहाँ पे ये क्या है, लाइब्रेरी की क्लास को इसने यहाँ पे लिखा कि भाई लाइब्रेरी, और ये वही लाइब्रेरी है जो ये है। फिर इसने लिखा डॉट, यानी ये इसके अंदर एंटर हो गया। फिर इसने लिखा अंडरस्कोर इनिट, तो ये अंडरस्कोर इनिट इसको रेफरेंस दे रहा है। और ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्टर, ये क्या है? अंडरस्कोर इनिट को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। अब सुने, आपने आपका जो सवाल था और जो आपका सवाल था, हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को सिर्फ डिफाइन करते हैं। आपने कहा ना कॉल क्यों नहीं करते? हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्या करते हैं? सिर्फ डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल पाइथन करेगा। एक सेकेंड, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल पाइथन करेगा। कैसे चलेगा अब ये कोड? जो आपका सवाल था, जो आपका सवाल था, कब कॉल करेगा? मैंने कहा ना पाइथन कॉल करेगा कब? जब भी आप लाइब्रेरी की क्लास को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब भी आप लाइब्रेरी की क्लास को कॉल करेंगे, सबसे पहला काम जो करेगा पाइथन वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा।
एज अ डेवलपर मैं नहीं करूंगा अंडरस्कोर राउंड ब्रैकेट्स और फिर आर्गुमेंट, नहीं। जब कभी मैं इस लाइब्रेरी क्लास को कॉल करूंगा जो मैं लाइन नंबर 8 पे कर रहा हूं, तो ये पाइथन क्या करेगा, मेरी इस लाइब्रेरी की क्लास को उठाएगा और इस इनिट के फंक्शन को खुद कॉल करेगा। क्या करेगा? खुद कॉल करेगा। इसका मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है ना, जब कभी लाइब्रेरी की क्लास या कोई भी क्लास जब इनिशियलाइज होती है, जब कभी भी क्लास इनिशियलाइज होती है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। मैं नहीं करता, पाइथन करेगा। आपके सवाल का जवाब, ठीक है। दूसरी चीज, आपने कहा कि भाई लाइब्रेरी में डिक्लेरेशन के वक्त तो कुछ नहीं कहा, फिर यहां इसको कॉल करते हुए क्यों कहा? जब पाइथन, अब ये कोड कैसे चला वो आपके सवाल का जवाब। जब पाइथन कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो मैंने यहां लिखा द लाइब्रेरी और कराची, ये कोड चला। इसने सबसे पहले मेरे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, सबसे पहली चीज। अब ये कोड कैसे चल रहा है वो सुनिए। जब कभी ये क्लास इनिशियलाइज होती है, आई रिपीट, जब कभी क्लास इनिशियलाइज होती है, सबसे पहली चीज उस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है। जब ये कंस्ट्रक्टर चला तो इस कंस्ट्रक्टर में नेम और लोकेशन था। पाइथन ने क्या, कंस्ट्रक्टर को कॉल, कंस्ट्रक्टर में थे मेरे क्लास वेरिएबल्स, मेरे क्लास जो मैंने डिक्लेयर की। और जब इसकी कंस्ट्रक्टर की मैं डिक्लेरेशन में आया, दूसरी चीज, पहली चीज पाइथन ने इसको कॉल किया, इसमें मेरे दो पैरामीटर्स थे। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन में आएगा, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन चलती, कॉलम बाय कॉलम चलती है। इसने इस चीज को देख लिया, अब पाइथन आगे बढ़ा और यहां आया। इसने देखा कि सेल्फ डॉट लाइब्रेरी नेम, मैंने क्या कहा, सेल्फ हमेशा इस क्लास को रेफर करेगा। क्या कहा था मैंने, सेल्फ क्लास को रेफर करेगा। तो जैसे ही इसने देखा सेल्फ इज इक्वल्स टू क्लास नेम इज इक्वल्स टू नेम, ये कह रहे कि भाई एक क्लास वेरिएबल है, एक क्या है, क्लास वेरिएबल है, दूसरा मेरा वेरिएबल है जो आपस में मिल रहा है, दोनों की जान पहचान एक जैसी है क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा हुआ है। अब ये इज इक्वल्स टू क्या होता है ये तो आपको पता ही है भाई, पहले ही दिन से पढ़ा है। जैसे सेल्फ डॉट लिब नेम इज इक्वल्स टू माइनस, यानी इस लाइन में क्या हो रहा है कि जो क्लास वेरिएबल है उनकी वैल्यू इस लाइन में आके इक्वल हो रही है, यानी दोनों को एक ही वैल्यू असाइन की जा रही है। यानी डेवलपर जो असाइन करे वो ऑटोमेटिकली इसको क्लास को डिफाइन कर दो। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने इस कोड को कॉल किया, लाइब्रेरी को इनिशियलाइज किया, सॉरी लाइब्रेरी को कॉल किया, क्लास को कॉल किया, यहाँ पे इसका आर्गुमेंट पास किया। जैसे ये आर्गुमेंट पास हुआ, कंस्ट्रक्टर चला, कंस्ट्रक्टर ने इस नेम को पढ़ा और इसकी इंप्लीमेंटेशन देखी कि अच्छा यहां तो ये काम हो रहा है कि दोनों वेरिएबल्स जो क्लास का अलग है, नेम का अलग है, उन दोनों की पहचान कराई जा रही है कि आप दोनों इक्विवेलेंट हो। तो इस तरह की ये जो लाइन है ना, ये कॉज कर रही है कि मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में जो भी कॉल करूं वो डायरेक्ट लाइब्रेरी की वैल्यू बन जाए। लाइब्रेरी के कॉलिंग इंस्टेंस बनाते हुए इसको मैं कॉल करूं तो ये डायरेक्टली लाइब्रेरी का यहाँ पे वेरिएबल हो, ये लाइब्रेरी का वेरिएबल है इस क्लास का, और ये मेरे अपने हैं। इस कॉन्सेप्ट को 2 मिनट हजम करें, क्योंकि ये कोड कैसे चल रहा है और क्या हो रहा है यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करें। ये चीज समझ आ गई, काफी चीजें समझ आ गई। क्या डिस्कस करेंगे आप? अब जब मैं इसको टर्मिनल में आके कॉल करूंगा, अभी तो विदाउट आर्गुमेंट्स मुझे एरर मिल रहा था, अब मैं इसको कॉल करता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या होता है। मैंने यहाँ पे इसको चलाया, अब देखिए कोई एरर नहीं आया, बल्कि एक इस तरह का मेरे पास आउटपुट आ गया। और मेन लाइब्रेरी, ये मेरी फाइल का नाम है, लाइब्रेरी मेरी क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट एट दिस। ये जो नंबर है ना, ये पाइथन का मेमोरी लोकेशन है। क्या है? पाइथन का मेमोरी लोकेशन है। तो यहाँ पे अब मेरा कोड सही से चलेगा। अब मैं इन इंडिविजुअल क्लासेस को एक्सेस करता हूं।
है जी। अब मैं क्या करता हूं, माई लिब ऑब्जेक्ट डॉट से एक्सेस हो। अब देखिए जैसे ही मैंने डॉट लगाया ना, माई लिब के अंदर मेरी क्लास थी, तो देखिए सबसे ऊपर इंटेलिजेंस में लिब लोकेशन और लिब नेम आ गया। ये दोनों क्या चीज है, मेरे क्लास वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है, क्लास वेरिएबल्स को। क्लास वेरिएबल्स के नाम क्या लिखे इसने, गौर से देखिए क्या लिखे, लिब नेम और लिब लोकेशन। इसने क्या लिखा, लिब नेम और लिब लोकेशन। इसने लोकेशन और नेम नहीं लिखा, इसने इंटेलिजेंस में मुझे क्या प्रोवाइड किया, लिब लोकेशन लिब नेम। यानी जो मैंने बात कही थी ना कि सेल्फ क्लास को रेफरेंस करता है, किसको करता है, क्लास को। तो यहां पे ये वही काम हो रहा है। अब समझ में आया कि क्लास वेरिएबल्स ये जो दो चीजें हैं इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में, ये क्लास से रिलेटेड है और ये नेम मेरा खुद का यानी एज ए डेवलपर मेरा बनाया हुआ। या आप यूं कह सकते हैं कि वो इस कंस्ट्रक्टर में मौजूद है, ये है। अब जैसे मैंने लिब नेम किया, वही रूल यहां पे अप्लाई होगा जो फंक्शंस में होता था कि जो पैरामीटर और आर्गुमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीक्वेंशियल होते हैं। क्या होते हैं, सीक्वेंशियल का क्या मतलब है, पहला पैरामीटर पहला आर्गुमेंट, 10वां पैरामीटर तो 10वां आर्गुमेंट, यानी सीक्वेंस के थ्रू वो डिसाइड होगा, डिफाइन होगा। तो अब जब मैंने mylib डॉट लिब नेम किया, अब जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास द लाइब्रेरी यहां पे आ गया। सिंपल इस तरह से, सिंपल इज दैट, इस तरह से। अब जब मैं लोकेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कराची। ठीक हो गया, लिब नेम और लोकेशन। अब इस कोड को हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और एक और क्लास बनाते हैं। यहां मैंने लाइब्रेरी बना दी। लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, बुक्स होते हैं। क्या होते हैं, बुक्स होते हैं। अब मैंने यहां पे क्या किया, क्लास, यहां पे मैंने बुक नाम की क्लास बना। फिर वही चीज, क्लास का पहला नेम कैपिटल होगा, राउंड ब्रैकेट्स। अच्छा आप क्या राउंड ब्रैकेट्स लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं है, मेरी प्रैक्टिस है कि भाई मैं लगा देता हूं, इसमें सच कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज क्या होती है, कंस्ट्रक्टर। जब भी एक क्लास कॉल होगी लाजमी तौर पे उसमें एक गलत कंस्ट्रक्टर होगा, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर राउंड ब्रैकेट, इस तरह से। सबसे पहली चीज क्या होगी, सेल्फ। जरूरी है सेल्फ होना, नहीं कुछ भी नहीं जरूरी तो है। पहला रिजर्व पैरामीटर, मैं अपना सवाल थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूं। सबसे पहला रिजर्व कीवर्ड मेरी क्लास के लिए हो, क्या उसका नाम जरूरी है कि सेल्फ ही हो, नहीं, मैं उसका नाम कुछ भी रख सकता हूं, CLS भी रख सकता हूं। यहां पे मैंने क्या किया, इसको CLS रख दिया। अब CLS के बाद मेरे अपने डिफाइन किए हुए वेरिएबल्स होंगे। भाई बुक का क्या होता है, नाम होता है, बुक का ऑथर होता है। अब मैं आगे क्या करूंगा, यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरे क्लास, अब क्योंकि आपको चीज समझ आ गई है, चले अभी भी थोड़ा समझने के लिए नाम मैं अलग अलग रखता हूं ताकि आपको पता चले चीजों को समझने के लिए। ओके ओके नाइस, सॉरी मेरी गलती हो गई। CLS डॉट, यहाँ पे क्लास का वेरिएबल आएगा, क्या आएगा, क्लास का वेरिएबल। CLS डॉट बुक अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू नेम, इज इक्वल्स टू की जो राइट साइड वाली वैल्यू है ना, वो और कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स सेम होना जरूरी है, लेफ्ट साइड कुछ भी हो सकता है। CLS डॉट बुक नेम, CLS डॉट ऑथर नेम इज इक्वल्स टू ऑथर। अभी ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले इसलिए मैंने चीजों को अलग अलग रखा है। जब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए तो फिर आप इसको सेम रख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको मैं अब जो आपका सवाल था यहाँ पे बैठे हुए भाई का कि कॉलन से आप क्लास के अंदर तो आ गए, अब पाइथन में सारा जो गेम है वो इंडेंटेशन का है। किस चीज का है,
इंडेंटेशन का। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप डेफ लेवल पे नहीं, डेफ के अंदर नहीं, आप जो है वो बिल्कुल फाइल के स्टार्ट में, यानी क्लास जहां डिक्लेयर होगा क्लास का कीवर्ड, इसके बिल्कुल नीचे एक इंस्टेंस क्रिएट करें। क्या क्रिएट करें? इंस्टेंस का मतलब क्लास खुद से कुछ भी नहीं होती जब तक उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, इंस्टेंस ऑफ क्लास। अब यहां पे मैंने बुक 1 किया इज इक्वल्स टू बुक, यहां पे मैंने बुक का नाम रख दिया, सपोज करें पोइट्री, पोइट्री बुक, और यहां पे मैंने इसका नाम रख दिया, ऑथर का नाम क्या है? लामा। अब ये कोड कैसे चला? जैसे ये इंस्टेंस क्रिएट हुआ या ऑब्जेक्ट बना, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसने दो पैरामीटर्स को पढ़ा और यहाँ पे देखा अच्छा क्लास वेरिएबल और क्लास नेम सेम है। अगर मैं क्लास वेरिएबल को यहाँ पे मैंने क्या किया था? इज इक्वल्स टू नेम किया था, यानी यहाँ मैं जो भी नेम दूंगा, अच्छा मैंने गलत कर दिया, सीक्वेंशियल हो गया। बुक का नाम, अच्छा मैंने सॉरी नेम और ऑथर में बुक नेम में मैंने लिख दिया पोइट्री और ऑथर में मैंने लिख दिया अल्लामा इकबाल। अब फिलहाल मैं इसको सेम रखता हूँ। इसने देखा अच्छा यहाँ पे सबको सेम किया हुआ, यानी क्लास वेरिएबल और नेम दोनों सेम है। अब जब मैंने इसको प्रिंट किया तो यहाँ पे क्या होगा? बुक 1 डॉट बुक नेम और ऑथर नेम, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं आया और कॉल किया मैंने, तो बुक में पोइट्री आ गया और ऑथर में अल्लामा इकबाल आ गया। कैसे हुआ ये? जैसे ही क्लास का इंस्टेंस बना, कंस्ट्रक्टर चला, कंस्ट्रक्टर में इसने इम्प्लीमेंटेशन को देखा कि सबसे अगर मैं यहाँ पे ऑथर नेम चले, ये लिख देता हूँ अली जवाब, ऑथर नेम ये सर बुक नेम है, गलती। अब मुझे आप लोग बताएं कि क्या होगा? अल्लामा इकबाल आएगा या मेरा नाम आएगा? अल्लामा इकबाल आएगा। देख लेते हैं। ऑथर नेम में अल्लामा इकबाल और ऊपर मैंने इसको सेम किया हुआ, और एक यहाँ पे मैंने इसको डिफॉल्ट वैल्यू दी है। देख लेते हैं ये डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड करता है कि नहीं। ओवरराइड करेगा। देखा आपने? यहाँ पे यही मकसद है इन दोनों को रिलेट करने का कि भाई यहाँ जो मैं ऑथर नेम दे रहा हूँ ना, ये ऑथर नेम उठेगा और उठ के यहाँ इस ऑथर में बैठेगा। अब जब इस ऑथर में बैठेगा और फिर जब इसके इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ेगा, तो यहाँ पे जब इसको ऑथर मिल रहा था इससे पहले, मेरे नाम से पहले, तो वो उसको इक्वल कर रहा था। लेकिन जब मैंने इसको ये प्रोवाइड किया हुआ ना, इसका मतलब यहाँ पे मैंने इनको इक्वल नहीं करवाया। तो इसलिए अब आपको आई होप थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि अब आप लोग Q3 में उसका भी एंड है, तो चीज़ों को टेक्निकली तौर पे ज़्यादा समझें। सिंटैक्स आपके पास हमेशा AI टूल्स की वजह से या हमारी रिपोजिटरी की वजह से हमेशा सिंटैक्स आप लोगों के पास रहेगा। कॉन्सेप्ट अब सारी चीज़ें, इसीलिए जो है वो मैंने इतना लंबा भेज दिया। होपफुली आपको ये क्लियर। अब हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिए, इसको हम क्या कहेंगे? क्लास वेरिएबल, क्लास एट्रीब्यूट, या आसान लफ्जों में पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं। क्लास में फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? फंक्शंस भी होते हैं। क्लास में क्या होते हैं? फंक्शंस भी होते हैं। अब मैं क्लास के फंक्शन डिक्लेयर करूंगा। भाई बुक का क्या होता है? नाम होता है और ऑथर होता है, ये इसके वेरिएबल्स हैं। फंक्शन हम इसलिए डिक्लेयर करते हैं ताकि उस क्लास की जो है वो हम फंक्शनैलिटी भी बता सके। जो वो एक एंड ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उसकी हम क्या करें? एक फंक्शनैलिटी भी बना सके। भाई अगर मैं यहाँ पे एक कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मोबाइल फोन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो इन सब के अपने कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज भी हैं। देखिए आपका जो नाम है
जो एड्रेस है, आप खुद भी एक ऑब्जेक्ट है, आप सब एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ, सब ऑब्जेक्ट। तो हमारे जो नाम है, जो एड्रेस है, वो जो NIC है, जो हाइट है, वेट है, वो सब क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। वो चीजें क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन हमारी कुछ फंक्शनलिटीज भी तो है, जैसे खाना पीना, सोना जागना, चलना फिरना। अगर मेरा मोबाइल है तो इस मोबाइल का नाम है, वो इसका एट्रीब्यूट है, लेकिन इसकी फंक्शनलिटी के भाई मैं इससे कॉल कर सकता हूँ, इससे मैसेज कर सकता हूँ, इससे इंटरनेट ब्राउज कर सकता हूँ, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। तो मेथड्स में आप लोग क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। अगर कार है तो कार की क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है, वो स्टार्ट होती है, वो ब्रेक, उसमें ब्रेकिंग होती है, उसमें एक्सेलरेशन होती है, उसमें जो है वो ट्रांसमिशन होता है, CVT इंजन, जो भी है। तो ये क्लास के जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के, आप सब ऑब्जेक्ट है, जब आपको फंक्शनैलिटीज डिफाइन करें तो फंक्शन डिफाइन करेंगे। ये तो हम पहले दिन से पढ़ेंगे भाई, जब भी फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी हो तो फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ में लिखा डेफ बुक, जब है एक लाइब्रेरी है, अब रियल वर्ल्ड में समझो, एक लाइब्रेरी है, तो अब यहाँ पे बुक की बात हो रही है, एक लाइब्रेरी, उसमें किताब है, बुक है, उसकी क्या फंक्शनलिटी हो सकती है, मैं बुक बोरो कर सकता हूँ, यस सर, मैं बुक बोरो कर सकता हूँ, यस सर, बुक रिटर्न कर सकता हूँ। यस सर। तो ये दो चीजें फिलहाल हम लेके चलते हैं कि बुक बोरो हो रही है और रिटर्न हो रही है। तो यहां मैंने फंक्शन बनाया डेफ बोरो, राउंड ब्रैकेट्स, इंडेंटेशन के लिए कॉलन। सबसे पहली चीज CLS, ये जो भी रिजर्व कीवर्ड है। अब आपने देखा जब कभी क्लास मेथड कंस्ट्रक्टर के साथ साथ, क्योंकि ये एक स्पेशल मेथड है ना, हमेशा चलेगा, ये मेरा अपना बनाया हुआ मेथड है। क्या है ये, मेरा अपना खुद का बनाया हुआ मेथड है। फिर क्लास के मेथड्स भी तो होते हैं, जो ऑब्जेक्ट की फंक्शन, क्लास से क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटीज भी होती हैं। जैसे हाँ, एक क्लास है पर्सन, पर्सन्स में आप सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपकी फंक्शनलिटी है सुनना, जानना, टेस्ट, लिसन, साउंड, ठीक है, स्पीक। तो ये आपकी जो है वो क्या है, फंक्शनलिटी है। तो कोई भी फंक्शनलिटी हो, या मैंने लिख दिया बोरो। और यहां मैंने क्या किया, अच्छा यहाँ पे मैं एक पैरामीटर भी बना देता हूँ, अवेलेबिलिटी का, अवेलेबिलिटी। यहां मैंने लिखा, अच्छा यहां मैंने लिखा अवेलेबिलिटी। ये अवेलेबिलिटी क्या है, कहाँ डिफाइन हुआ है, कंस्ट्रक्टर में। कहाँ डिफाइन हुआ है, कंस्ट्रक्टर में, यानी क्लास लेवल पे। तो सबसे पहले इसको यहां भी लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू दिस, या तो मैं इसको दिस कर दूं, या मैं इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख दूं ट्रू। क्या भाई, बाय डिफॉल्ट हर बुक जो है वो अवेलेबल होगी। मैं दोनों काम कर सकता हूं, मैंने फिलहाल यहाँ पे इसको अवेलेबल कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, डेफ बोरो। बोरो का मतलब लाइब्रेरी से किताब लेना। अब मैंने इसको यहाँ पे किस तरह रेफरेंस दूंगा, इसी के थ्रू, CLS डॉट अवेलेबिलिटी के थ्रू। मैं डायरेक्ट अवेलेबिलिटी नहीं लिख सकता, मुझे CLS का ही यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, CLS, ताकि ये रेफरेंस है, हाँ भाई ये जो अवेलेबिलिटी है क्लास लेवल पर है। किस लेवल पर है, क्लास लेवल पर है। अवेलेबिलिटी इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट रिटर्न करवा देता हूँ, बस इतना सा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, जब यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी मैंने डिक्लेयर कर दी, तो यहाँ पे मुझे पोजिशनल आर्गुमेंट भी देना पड़ेगा इस तरह से। अब जब मैं आके प्रिंट करूंगा बुक 1 डॉट अवेलेबिलिटी, तो इसका मुझे जो है वो कंसोल में आंसर ट्रू मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रू रखा हुआ है। जैसे यहाँ ट्रू रखा है तो यहाँ भी ट्रू मिल रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ फॉल्स कर दूंगा तो वहाँ भी फॉल्स मिलेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बुक्स को ऐड कर दिया, बोरो कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास 20 सेकंड है, जल्दी से इस बोरो के फंक्शन को देखें और इस अवेलेबिलिटी के एट्रीब्यूट को देखें। 20 सेकंड। बुक होती है एक लाइब्रेरी में, उस लाइब्रेरी में जो बुक होती है उसमें क्या फंक्शनलिटी हो सकती है? या तो आप उस बुक को अपने पास बोरो कर सकते हो पढ़ने के लिए, जो भी है आपने बोरो कर ली, की तो आपने बोरो ना, आपने बोरो की, कुछ टाइम में आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज भाई, जब बुक बोरो हो गई तो चले, अब हम उसमें बाद में आते हैं, वरना फंक्शनलिटी बहुत हो जाएगी। अब हम लाइब्रेरी में आते हैं, ठीक है। अब मैं ये आपको बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड जो है वो कोडिंग करके मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको भी जो है वो समझ आए कि मल्टीपल चीज़ें एक साथ कैसे चलती हैं। आप में से काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है कि जब हम बैठते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं कि स्टार्ट किस तरह करें और कौन सी चीज़ को कैसे मिलाएं, लिंक करें आपस में, उनका क्या कनेक्शन करें। अब मैं ये लाइब्रेरी में आता हूँ और एक और जो है वो डिफाइन करता हूँ क्लास पैरामीटर या क्लास एट्रीब्यूट बुक्स का, ठीक है। लाइब्रेरी में बुक्स होती है, यस और नो? लाइब्रेरी में बुक्स होती है, एक होती है या मल्टीपल होती है? मल्टीपल होती है। तो अब जब मुझे मल्टीपल बुक्स स्टोर करवानी है तो मैं कौन सी डाटा टाइप यूज करूं? लिस्ट। कौन सी डाटा टाइप यूज करूं? लिस्ट। तो मैंने यहां लिखा सेल्फ डॉट बुक्स इज इक्वल्स टू एम्प्टी एरे या एम्प्टी लिस्ट। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको रिमूव भी कर देता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेल्फ डॉट बुक्स इज इक्वल्स टू एम्प्टी एरे। मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक लाइब्रेरी हो जो कि है, या मैंने लाइब्रेरी क्लास बना दी। फिर मैं ये चाहता हूं कि मैं उस लाइब्रेरी में बुक्स को ऐड करने की सलाहियत रखूं। भाई, अगर आपके पास लाइब्रेरी है, आपके घर में अगर एक छोटी सी लाइब्रेरी, एक छोटा सा शेल्फ है, समझे वो लाइब्रेरी है। अब आपके पास, आप चाहते हैं कि यार मैं उस लाइब्रेरी में बुक्स को ऐड करूं। क्या करूं? बुक्स को ऐड करूं। तो अब हम वो करके देखते हैं, एक फुली फंक्शनल जो हम एक काम कर सकते हैं, जो हमारी एक रिक्वायरमेंट भी हो सकती है एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, कि भाई मेरे पास एक लाइब्रेरी है, उसमें मुझे बुक्स को ऐड करें। सपोज आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो जाहिर सी बात है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में मैं अगर डिजिटली बात करें तो उसमें इन्वेंट्री जो भी बुक्स है मेरे पास कितनी है, कितनी गई, कितनी आई, उसको भी ट्रैक करूंगा, ठीक है। मैं पूरी अभी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। ट्यूटोरियल्स में आप देखेंगे आपको कार भी मिलेगा, एम्प्लॉय भी मिलेगा, पर्सन भी मिलेगा। ये मुश्किल है आपको मिले, ठीक है, ढूंढेंगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन आई थिंक मुश्किल है। मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई मेरे पास एक लाइब्रेरी है। अब आप कहते हैं ना, अब हाँ वही बात, अपने आप को यहाँ मत सोचो, अपने जहन में तसव्वुर करोगे सब के सब अभी एक लाइब्रेरी ओन करते हो और उस लाइब्रेरी में आपके पास पूरी अथॉरिटी है चीज़ों को कंट्रोल करने की, ठीक है। आपके पास एक लाइब्रेरी है, उसमें आपको बुक्स को ऐड करना है। आपने नई लाइब्रेरी तो खोल लिया, बुक्स भी तो ऐड करनी है। अब आप क्या करेंगे, सेल्फ डॉट बुक्स नाम का जो एक एम्प्टी एरे होगा। एम्प्टी एरे क्यों होगा? क्योंकि मल्टीपल बुक्स हो सकती है। क्या हो सकती है? मल्टीपल बुक्स हो सकती है। तो यहां पे आपने क्या किया, इसको इस तरह डिक्लेयर किया। अब लाइब्रेरी में एक फंक्शनैलिटी होगी बुक्स को ऐड करने की। भाई उस लाइब्रेरी में ये क्वालिटी होगी ना कि उसमें बुक्स समा सके, यस और नो? सोचिए जरा। अभी हम एक समझे एप्लीकेशन बना रहे हैं डिस्कस करके, अभी यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही। अगर आपके पास एक लाइब्रेरी है तो क्या उस लाइब्रेरी में सलाहियत है कि वो अपने अंदर किताबों को स्टोर कर सके, यस और नो? तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सलाहियत का मतलब क्या होता है? फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, डेफ एड अंडरस्कोर बुक नाम का। पहला पैरामीटर क्या होगा? यहाँ पे सेल्फ यूज किए तो मैं सेल्फ करता हूँ। अच्छा, यहाँ जो मैं आगे CLS यूज कर रहा हूँ ना, इसको भी मैं सेल्फ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप लोगों ने एक चीज इंप्लीमेंटेशन देख तो ली ना,
आप लोग फिर अपने एंड से उसको करते रहेंगे। कोशिश करें कि जब आप सेल्फ करें तो थ्रू आउट द एप्लीकेशन सेल्फ ही यूज़ करें, CLS करें, थ्रू आउट द एप्लीकेशन CLS ही यूज़ करें, ऐसा नहीं अलग अलग एप्लीकेशन में या अलग अलग क्लासेस में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। लाइब्रेरी के अंदर की सलाहियत है कि वो अपने अंदर बुक्स को स्टोर कर सके। सलाहियत का मतलब फंक्शन, तो यहाँ मैंने एक फंक्शन बना दिया डेफ ऐड बुक के नाम का। ये अब ऐड बुक करनी है, मुझे क्या करनी है, बुक को ऐड करना है। क्या करना है, बुक को ऐड करना है। अब आपका जो अक्सर सवाल होता है कि कैसे हम अपने कोड को और रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन को आपस में जोड़ें। इसकी डाटा टाइप क्या है, सेल्फ डॉट बुक्स की डाटा टाइप क्या है, लिस्ट। लिस्ट में मुझे जब भी किसी चीज को ऐड करना होता है तो मैं क्या करता हूं, अपेंड करता हूं। क्या करता हूं, अपेंड। तो मैं यहां लिखूंगा सेल्फ डॉट बुक्स। भाई बुक्स का वेरिएबल लिस्ट डिक्लेयर करूंगा तो अपेंड करूंगा, डायरेक्ट अपेंड थोड़ी कर सकता हूं। डॉट, ये सारे मेथड आ गए। ये मेथड पहले देखे हुए हैं क्या, आज पहली बार देख रहे हैं? पहले देखे हैं। अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड। तो मैं क्या करूंगा, अपेंड कर दूंगा। अब यहां तक तो काम होगा। अपेंड करूं किसको, भाई अपेंड जब होगा तो एक बुक होगी ना। क्या होगा, अपेंड जब होगा तो एक बुक ही होगी वो, तो बुक का कोई ना कोई नाम तो होगा। एक सेकंड, अब सही है, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे इसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी इस फंक्शन की ऐड बुक की आधी अधूरी है। कैसे, मैं यह बुक का नाम तो दे नहीं रहा हूं, और अपेंड का फंक्शन तो आपने देखा हुआ ही होगा, अपने पास एक आर्गुमेंट लेता है। ऐसा ही है कि नहीं, यस और नो? यस। तो अपेंड में यहां मैं कुछ पास तो कर नहीं रहा हूं, तो ये तो मुझे सिंटैक्स एरर दे देगा। इसका मतलब जब मैं ऐड बुक करूं तो एक पैरामीटर पास करना जरूरी है। क्या पास करना जरूरी है, पैरामीटर। तो यहां पे मैंने लिख दिया बुक नेम, या बुक नेम, इसको थोड़ा न्यू अंडरस्कोर बुक, कि भाई जो नई बुक आ रही है उसका नाम, या न्यू बुक लिख लें या अपनी बुक नेम लिख लें, आपकी मर्जी। अब जब मैं न्यू बुक नेम को ऐड करूंगा तो यहाँ पे इस तरह लिखूंगा न्यू बुक नेम। इस तरह से यहाँ पे मैंने अपेंड को यूज करते हुए उस लिस्ट में एक बुक को अपेंड कर दिया, न्यू बुक यहाँ पे पास कर दिया, अपेंड को एक आर्गुमेंट भी मिल गया। फंक्शनल तो मेरा हो गया काम, सिंटेक्स वाइज तो हो गया काम। अब आपके ज़हनों में एक सवाल होगा कि भाई शुरू से तो हम सेल्फ 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 लिख रहे हैं, लेकिन जब यह न्यू बुक नेम की बारी आई तो यहाँ सेल्फ CLS दिस तो कुछ लिखा ही नहीं। ऐसा क्यों? वो इनिट था, वो कंस्ट्रक्टर था। कोई कुछ कह रहे हैं यहाँ से? वो कंस्ट्रक्टर मेथड था इसलिए। सॉरी, वो कंस्ट्रक्टर मेथड था। एग्जैक्टली। और कोई यहाँ से कहना चाहेगा? बताए बताए भाई, यहाँ तो इंडस्ट्री में काम करने वाले भी बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं बता रहे? एग्जैक्टली। अब यहां पे डिफरेंस समझो। सेल्फ क्या चीज होती है, क्लास को रेफरेंस करती है। सेल्फ क्या होती है, क्लास को रेफरेंस करती है, यानी जो चीजें कंस्ट्रक्टर में हो रही है वो मेरे साथ सेल्फ के साथ आ रही है। क्या ये जो मैंने न्यू बुक नेम यूज किया है, अभी यहां पे डिक्लेयर किया है, क्या ये न्यू बुक नेम ऊपर इनिशियलाइज फंक्शन में कहीं भी है? देखिए बताएं, नहीं है, क्या है? नहीं है। ये क्या ये न्यू बुक नेम कहीं भी इस इनिशियलाइजेशन में है? नहीं है। ये न्यू बुक नेम कहां पर है? इस पर्सनल फंक्शन में, ये खुद के फंक्शन में यही डिक्लेयर हुआ, यही हुआ। अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट, जब कभी आप क्लास वेरिएबल्स को यूज करेंगे तो सेल्फ को यूज करेंगे, जब कभी आप क्लास वेरिएबल्स को यूज करेंगे तो सेल्फ को करेंगे, लेकिन जब कभी मेथड्स के खुद के पैरामीटर्स को यूज करेंगे तो कभी भी सेल्फ यूज नहीं होगा। वो नॉर्मली ऐसे लिखे जाएंगे जैसे प्रोग्रामिंग में हमेशा से लिखे जाते हैं। सही है, आई रिपीट अगेन। जब कभी भाई अगर मैं यहां पे लिखा ना इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर में
न्यू बुक, तो मुझे लिखना पड़ता कि हाँ इसको क्लास से रेफरेंस, तो ये क्लास का मेथड, ये क्या है, क्लास का मेथड। लेकिन जब ये ऐड बुक मेरे खुद का मेथड है ना, यानी मेरे एक लोकल फंक्शन का मेथड है, सॉरी लोकल मेथड का एक पैरामीटर है, तो यहाँ पे सेल्फ नहीं आएगा, ये खुद ब खुद इसी तरह आएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ा, और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, इसी लाइन में रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, सेल्फ डॉट बुक्स डॉट अपेंड, कि भाई अपेंड करो न्यू बुक को, और न्यू बुक मैंने यहाँ पैरामीटर डिक्लेयर किया। अब ये पैरामीटर कहाँ डिक्लेयर हुआ है, मेरे ऐड बुक में। ये क्लास वेरिएबल नहीं है न्यू, आपके सामने है ना, ये तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, ये तो सिर्फ यहीं पे डिक्लेयर हुआ, यहीं पे यूज हो गया। तो विद इन अ फंक्शन ब्लॉक उसमें सेल्फ CLS वगैरह की कहानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्योंकि ये जो बुक्स है, ये जो बुक्स है ये ऊपर क्लास मेथड से आ रहा है, तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपेंड किया। ठीक है, सब सेल्फ लगा दिया और यहाँ पे इसके साथ अपेंड यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो आपको याद रखना जरूरी है। अगर आप यहाँ भी सेल्फ लगा देंगे तो वो एरर देगा कि भाई न्यू बुक नेम इज नॉट डिफाइंड, इस तरह से। ठीक है, अब लाइब्रेरी में सलाहियत होती है बुक को ऐड करने की। आपके पास 20 सेकंड है, जल्दी से इस कोड को समझिए कि भाई इसमें क्या हो रहा है।